दोस्तों, आपका जस्ट यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें स्वागत है। और मैं अरोड़ा आप लोगों का मैं इस चैनल पे स्वागत भी करता हूँ। अभी हमारी इकोनॉमी की सेशन चल रहा है जिसमें हम इकोनॉमिक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी की एक अगली कड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जो भी नए एस्पिरेंट है मैं ये बता दूं कि हम यहाँ पर 1 ईयर का राउंड अबाउट लेके आए हैं, पूरे साल का करंट अफेयर जो मेरे मेरे और मेरी पूरी टीम के द्वारा जो है लेके आया गया है। तो आज की न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज की अगर पीपीटी की बात करें जिसमें आपको पता है कि भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट, देखो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्चुअल टाइप में क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वर्ड को देखें तो यहाँ पर पहला वर्ड आपको जो है देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है तो हाँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे एल्युमिनियम के लेके बात करी जा रही है, एल्युमिनियम फ्रेट, यानी कि देखो ध्यान से देखो, ये आपका रेलवे स्टेशन है, ये एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर आप देखें तो ये ऊपर ये है, तो जिसके कारण अगर बात करें तो एल्युमिनियम फ्रेट मतलब स्टैब्लिश किया गया है। तो पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रक जिसको कोड 1 दिया गया 61, और ये आपका बॉब रेनल्सम 1 का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। तो ये कोड आप ऐसे समझे, ये वर्ड आप याद रखें, क्योंकि हो सकता है ये बोल दें कि 61 बॉब ये आपका समथिंग इन न्यूज में था, तो वो क्या है। तो वहां से फिर आपको डायरेक्टली बस आपको ये याद रखना है, यार ये एल्युमिनियम फ्रेट था, अरोड़ा जी ने बताया था, तो इसलिए आपको ये चीज इंपॉर्टेंट आपको रखनी पड़ेगी। तो अगर हम इसके सामरिक महत्व देखें तो हाँ हम कह सकते हैं कि चीजें जो है आपकी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। फिर अब इसके बारे में और क्या, एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक आखिर इसका महत्व क्या है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको इतना कुछ खास सिर्फ समझाने के लिए दे रखा है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हाँ ठीक है भाई, ये क्या नाम है, मेक इन इंडिया के कार्यक्रम में सुधार लाएगा। भाई जैसे कि अगर बात करें कि एक समर्पित प्रयास है जिसमें आरडीओ ये सब कंपनियां हैं, ठीक है, हिंडाल्को और ये आपकी बेस्को वैगन के सहयोग से पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि ये तो स्वदेशी है, राइट। तो जब स्वदेशी है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। दूसरा, ये कार्बन फुटप्रिंट में भी जो कमी लाएगा। जैसे कि अगर बात करें, ये खाली रहने की दशा में ईंधन का कम उपयोग करके और भरी हुई स्थिति में भी अधिक माल ढुलाई करके कार्बन फुटप्रिंट को कम, क्योंकि देखो एल्युमिनियम हल्का होता है लोहे से, कोई पता होगा स्टील से भी हल्का होता है। तो जिसके कारण अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ईंधन ईंधन की इसमें बचत होगी। तो कहीं ना कहीं इससे अगर बात करें तो ईंधन में हमें कमी तरह से देखने को मिलेगी। और जिसके कारण अगर हम बोलें तो कार्बन फुटप्रिंट्स में एक तरह से कमी आएगी। और कहीं ना कहीं ये भी है कि एल्युमिनियम रैक से अपने पूरे सेवा काल में करीब 14,500 टन का कम कार्बन उत्सर्जन जो है करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लेके अगर बात करें तो एटलीस्ट जो है कम उत्सर्जन जो है करेगा। फिर इसके बाद क्या, भाई दूसरा, आयात में कमी आएगी। इससे ये होगा कि भाई जो लोहा जो उद्योग है जिसमें निकेल और कैडमियम की बहुत अधिक खपत करता है, जो बेसिकली, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मान लो आपको स्टेनलेस स्टील बनाना होता है तो उसमें निकेल और कैडमियम का जो उपयोग किया जाता है, तो एक तो उसकी खपत को जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब कि आयात जो बेसिकली की चीजें आयात करी जाती हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी। इससे एल्युमिनियम वैगनों के प्रसार के परिमाण स्वरूप कम आयात होगा, और साथ ही इससे स्थानीय एल्युमिनियम उद्योग के लिए भी एक तरह से अच्छा हम एक संदेश जो है हम कहें तो हम दे सकते हैं। फिर इसके अलावा और क्या, कम ऊर्जा की खपत भी होगी। आप मोटा मोटा ये मान के चलें कि रेल जो जो मौजूदा जो स्टील जो रैक की तुलना में ये करीब 180 टन हल्के होंगे। तो नए डिजाइन से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 5 से 10% अधिक जो मतलब इनकी वहन क्षमता भी अधिक होगी, और ये हल्के भी होंगे तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ों के कारण अगर बात करें तो हमारी जो कम ऊर्जा लगेगी और इससे अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। फिर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक, यानी कि जो ये भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन, जिसमें बोल रहा है कि भाई 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि नेट जीरो कार्बन निकालें ताकि हम सारी सारी इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें पूरी ट्रेन्स का। तो उसमें भी अगर बात करें तो काफ़ी एक बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है एक योगदान जो हमें देखने को मिलेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा एक तरह से हमें देखने को मिलेगा। फिर कीवर्ड्स क्या निकल सकते हैं, अगर आपने ठीक है ये पढ़ लिया, हमने जो ये न्यूज़ पढ़ी, ये पढ़ी, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो कीवर्ड्स में ये निकल सकते हैं कि जब आप नोट्स बनाएं तो एल्युमिनियम फ्रेट रैक, इसके आगे ये वर्ड लिख दो, ठीक है भाई। 14,500 टन का कम उत्सर्जन करेगा, अभी शॉर्टकट लिखना है ना आपने, आपको अपने याद में। फिर मौजूदा स्टील रैक की तुलना में करीब 180 टन हल्के होंगे, और 2030 में नेट जीरो कार्बन से, बस खत्म, यही आपका नोट्स होना चाहिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपने एक बार न्यूज़ देख ली, पढ़ लिया, जो आपका जो काम का जो है जो माल पानी है वो कहीं ना कहीं यही है। तो इसी पे हमारा जो फोकस है कि हम आपको इसी तरह के कीवर्ड्स आपको निकाल के दें ताकि आपके नोट्स बहुत ज्यादा छोटे हो सके, और आपके जो छोटे जो और आपके जो ये नोट्स हों वो आपके जो बिल्कुल हम बात करें तो बिल्कुल यूनिक हो सके, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बैंगनी क्रांति, भाई न्यूज़ में था, ठीक है।
भाई अगर बात करें इसको बैंगनी क्रांति को, लेवेंडर की जो खेती आपने सुनी होगी, जो बेसिकली जेएनके के अंदर होती है, सुगंधित, जिसके अंदर अगर बैंगनी क्रांति की बात, तो शॉर्टकट आप ऐसे समझे, सुगंधित खेती, यानी जिससे भाई ये जो फूल निकलते हैं इससे, तो सुगंधित होते हैं, और उससे कहीं ना कहीं इत्र वाली जो इंडस्ट्री होती है उसमें काफी ज्यादा जो है फायदा हमें जो है देखने को मिलता है। तो खबरों में क्यों है भाई, हाल ही में अगर बात करें तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री ने कहा कि बैंगनी क्रांति स्टार्टअप को अवसर जो प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पे बैंगनी क्रांति, जब स्टार्टअप के बारे में तो पता है, स्टार्टअप वो होते हैं जो न्यू न्यू आते हैं, जो नई कंपनी को बड़ी कंपनी की तरफ कन्वर्ट करते हैं, तो उनको स्टार्टअप, जो नए काम की थ्रू करते हैं उनको स्टार्टअप्स कहते हैं। अब ये बैंगनी क्रांति का, तो इसको हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी, जो अगर बात करें जो CSIR है, जिसको हम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं, ने अरोमा मिशन के माध्यम से भी 2016 में बैंगनी क्रांति, लेवेंडर क्रांति की शुरुआत भी करी थी। देखो न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होगी अब ये यूपीएससी के लिए, ध्यान से समझना कि न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। एक राज्य मंत्री आगे कह रहे हैं, दूसरा CSIR ने भी इससे पहले 2016 के अंदर भी अगर बात करें, अरोमा जो मिशन है उसके थ्रू भी जो है लाइक बैंगनी क्रांति की शुरुआत करी, तो जिसके कारण ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए मैंने इस न्यूज को इसमें रखा है। तो अब क्या, पहले समझो बैंगनी क्रांति क्या होती है भाई। ये मिशन के तहत अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पौधे दिए दिए गए, मतलब पहले। फिर जिन लोगों ने पहले लेवेंडर की खेती की थी उनमें करीब 5 से 6 रुपए प्रति पौधे के दर से शुल्क लिया गया था, कि भाई पहले मुफ्त में दिए गए, फिर बाद में 5 रुपए 6 रुपए प्रति पौधा दिया गया, जो जो होते हैं, जो आपके फार्म होते हैं वहां से निकाल के। ठीक है। यह क्रांति जो होती है, आयातित जो सुगंधित तेलों से घरेलू किस्म की ओर बढ़ते हुए घरेलू सुगंधित फसल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए शुरुआत करी गई थी। मतलब होता क्या है कि जब हम परफ्यूम बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो फूल्स को आयात करते हैं, तो उसको रोकने के लिए, अब यार देखो आयात करेंगे तो कहीं ना कहीं डॉलर जाएगा भाई, डॉलर जाएगा, डॉलर को रोकना है बस, किसी भी कंट्री को डॉलर को बचा के रखना है। तो उसी बचाने के लिए इसलिए अरोमा मिशन स्टार्ट किया गया, इसलिए गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, हमें ये भी बात समझ आ गई, ताकि हम भारत के अंदर ही जो है सुगंधित फूलों की खेती कर सकें, और यहीं से इत्र करके बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि हम डॉलर कमा सकें। तो मेन कंसेप्ट यही है। तो पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी इकोनॉमी डॉलर के आसपास ही घूमती है, इस चीज को आप याद रखना। तो यहाँ पर फिर यही हुआ कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अब जो है कुल मिला के जो है बैंगनी क्रांति की जो खेती करी गई। लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में जो है की जाती है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि क्योंकि आपको पता होगा वेदर बड़ा हार्श होता है, जिसके कारण कुछ ही 3 से 4 महीने के अंदर इसकी जो खेती यहाँ पर जो है कुल मिलाकर करी जाती है। फिर उत्पाद में देखें, थोड़ा टेक्निकल समझना पड़ेगा कि इसका मुख्य उत्पाद लेवेंडर का तेल है। ठीक है। जो कम से कम 10,000 रुपये प्रति लीटर बिकता है। देखो यार 10,000 रुपये प्रति लीटर बिकता है, ये ठीक है, लेकिन बॉस फिर कितने फूल चाहिए होते हैं उस तेल को निकालने के लिए, इस चीज को समझना आता है ना। जैसे कि मैं ना यूट्यूब पे देख रहा था, बादाम का तेल, ध्यान से समझना, बादाम का तेल। अब हालांकि तो 100 रुपए का भी आ जाता है अगर देखें तो, लेकिन वो सच में बादाम का तेल थोड़ा होता है। तो मैंने देखा एक यूट्यूब पे ऐसे ही एक रॉ टाइप से बनाते हैं, जब मशीन के थ्रू, नॉर्मल मशीन के थ्रू, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अगर आपको 1 लीटर बादाम का तेल चाहिए, अगर आपको 1 लीटर तेल बादाम का चाहिए, तो करीब आपको 4 से 5 किलो 4 से 5 किलो बादाम डालने पड़ेंगे, जब जाके आपको 1 लीटर तेल मिलेगा। तो उन्होंने मुझे ये मतलब जो यूट्यूब पे देखा था, वो बोल रहे थे कि 3,000 से लेके 4,000 के बीच में बादाम बादाम का तेल पर लीटर के हिसाब से बिकता है। ये बात आ रही है प्योर की, जो एकदम प्योर। अब ये इसमें ऐड कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इसलिए 10,000 रुपये जब प्रति लीटर होगा, तो कम से कम समझो कितने फूलों की आवश्यकता होगी। करीब मान के चलो, अगर उनको 1 लीटर तेल निकाल, अगर 1 लीटर इसका लेवेंडर का तेल निकालना है, तो उसके लिए कम से कम नहीं, मेरे हिसाब से जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, कम से कम 15 से 20 किलो फूल की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, जब जाके मान के चलो 1 लीटर निकलेगा। जब भी तो इतना महंगा हो रहा है ये, 15 या फिर इवन 25 किलो या फिर इवन 30 किलो भी फूल पड़ सकता है, जब जाके आपको 1 लीटर का तेल निकलेगा। तो जिसके कारण अगर हम देखें, 10,000 रुपये फिर ज्यादा वैल्यू नहीं रखते। आप ऐसा मत सोचो कि 10,000 रुपये लीटर तो बहुत महंगा, हम इसकी खेती करें, नहीं। अकॉर्डिंग सिचुएशन देखें तो ये चीजें हैं। फिर लेवेंडर जो होता है, इत्र का उपयोग अगरबत्ती बनाने में भी किया जाता है। इत्र के साथ अगरबत्ती देखते हो कि कितनी खुशबू आती है, तो उसके लिए भी जो है काम किया जाता है। फिर इसी की जैसे आपका आपका हाइड्रोसोल, ठीक है, जो फूलों के आपसन के बाद बनता है, उसके लिए साबुन और फ्रेशनर बनाने के लिए भी जो इसका उपयोग किया जाता है। भाई साबुन और जो आपके फ्रेशनर होते हैं, रूम फ्रेशनर टाइप की चीजें होती हैं, कार फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, जो अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसके लिए भी जो किया जाता है। तो इसके कारण भी काफी ज्यादा फायदा हमें जो देखने को इसमें मिलेगा। फिर इसके बाद क्या, मैथ में वही कि 2022 तक, अभी हालांकि 2023 चल रहा है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी सरकार की नीति,
ये सब चीज़ें। फिर साथ में स्टार्टअप्स को अब ज़्यादा प्रोत्साहन होगा। बैंगनी क्रांति से 500 से अधिक लाइक युवा जो लाभान्वित हुए हैं उसको अंततः इसकी आय दुगनी करने में सहायता मिलेगा। साथ में कृषि का विकास आर्थिक जो बाधाओं को समाप्त करके करने साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2050 तक अनुमानित 9.7 बिलियन लोगों के खाद्य उत्पादन में भी एक तरह से निर्णायक एक तरह से बिंदु लेगा। तो अब सीएसआईआर ने अगर हम बात करें तो अरोमा मिशन स्टार्ट किया था। तो अरोमा मिशन के अंदर हमने ये देखा कि ये बेसिकली सीएसआईआर का अरोमा मिशन का उद्देश्य अरोमा उद्योगों के विकास और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण और उत्पाद विकास में लक्षित हल शिल्पों द्वारा अरोमा क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो आपने अरोमा मिशन को समझा कि भाई ये कहीं ना कहीं बैंगनी क्रांति से संबंधित है। इसका जो मेन जो मिशन है, इसका उद्देश्य वो यही है कि विकास और ग्राम जो उद्योगों के विकास और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण और उत्पाद विकास में लक्षित हस्तशिल्पों द्वारा अरोमा क्षेत्र में परिवर्तन लाना जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये आवश्यक तेलों के उत्पादन के लिए सुगंधित फसलों के विकास को प्रोत्साहित करेगा, जिससे एक अरोमा क्षेत्र में उच्च मांग जो है मिलेगी। साथ साथ ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय किसानों और मानव व्यवसाय दोनों ही मेंथॉल और मिंट पैटर्न में अगर बात करें तो विभिन्न आवश्यक तेलों के उत्पादन में निर्यात व दुनिया भर में अगर भी सक्षम यहाँ पे जो बनाने के देखेंगे। फिर साथ में अरोमा मिशन देखें तो पूरे देश के उद्यमियों और किसानों को आकर्षित कर रहा है। और साथ में सीएसआर ने पहले चरण में देश में 46 आकांक्षा जिलों में 6,000 हेक्टेयर में हुई। ये देखो ये हमारे लिए काम का नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको न्यूज़ बताई कि ताकि आप समझ सकें कि ठीक है अरोमा मिशन हमें थोड़ा बहुत एक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इससे कीवर्ड्स क्या निकलते हैं? कीवर्ड में आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है, जो हमारे नोट्स बनेंगे वो बेसिकली ये बनेंगे। ये क्या है? भाई बैंगनी क्रांति लेवेंडर से है, घरेलू सुगंधित फसल है। ठीक है, मतलब कि बस समझ जाओ, फसल बोलो, पौधा बोलो, कुछ भी बोलो, सुगंधित जो एक वर्ड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लेवेंडर इत्र का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए भी किया जाता है। हाइड्रो जो फूलों में आसमान के बाद बनता है, साबुन और फ्रेशनर बनाने के लिए भी किया जाता है। और अरोमा मिशन, तो आपको अगर अरोमा मिशन याद है तो वो कहीं ना कहीं घरेलू सुगंधित फसल से जो काउंटर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो एमसीक्यू के लिए हम पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ाई हम कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो आपका जो है कुल मिलाकर जो है बढ़िया से हो जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये है कि आप ये मान के चलें कि जैसे कि निहोंशु, ठीक है? निहोंशु और निकोबारी जो होदी शिल्प है उसके लिए भौगोलिक टैग जो है दिया गया है, मतलब कि हो रहा है। तो मतलब कि इसका मतलब कह सकते हैं कि आवेदन मतलब कि किया गया है। तो हमारे लिए यूपीएससी के लिए क्यों न्यूज़ है? आपको पता होगा जीआई के ऊपर एक ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन बना के भेजा हुआ है। तो 2 मार्क्स का वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जिसके कारण जीआई टैग थोड़ा-सा यूपीएससी के लिए हमारे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका मैथ समझ आया कि ये न्यूज़ मैंने क्यों उठाई? आखिर मैं इसको हम क्यों एक्सप्लेन करेंगे? ताकि आपको एक-एक चीज़ पता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हाँ, वो सच में यूपीएससी रिलेवेंट मतलब कि रिलेवेंस में रखती है। तो जो आपका भौगोलिक संकेत है इससे क्वेश्चन बना है। साथ में जो भी जीआई टैग्स होते हैं उसपे न्यूज़ कहीं न कहीं यूपीएससी में हर 1 साल के गैप के बाद 1 से 2 साल के गैप के बाद जो है पूछी जाती है। तो ठीक है? तो पहले हम न्योशु पढ़ेंगे, फिर इसके बाद निकोबारी आपकी होदी शिल्प के बारे में समझेंगे। न्योशु कुछ नहीं है, जस्ट आप ये मान के चलें न्योशु अब नया वर्ड है। यहाँ पर ये हुआ कि जापान के जो दूतावास है न्योशु जापानी शेख के लिए भौगोलिक टैग की यहाँ पे मांग के लिए आवेदन इन्होंने किया। अब ये एक पहला देखो, ये एक सबसे पहले एक अपने टाइम पे का एक यूनिक है। यहाँ पर जापान की एम्बेसी उठ के आई है। वैसे तो जीआई टैग जो होते हैं इंडियंस के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखो जो जीआई टैग होते हैं वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर दिए जाते हैं, यानी कि वो वहाँ के उस मतलब की चीजों के लिए मतलब कि होता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर न्योंशु को यहाँ पर मतलब कि भौगोलिक संकेत के लिए दिया। ये पहली बार है जब जापान ने किसी उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन यहाँ पर कुल मिलाया। तो ये बेसिकली वाइन्स के लिए और उसके लिए मतलब कि अगर बात करें तो इसका मतलब कि यूज किया जाता है, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं शेक के लिए। तो न्योशु जापान में अगर हम निहोंशु की बात करें तो चावल की कीमत से बने एक विशेष और मूल्यवान पेय के रूप में माना जाता है। लोग पारंपरिक रूप से त्योहारों, शादियों और जैसे अन्य अवसर पे न्योशु पीते हैं और सेवन दैनिक आधार पे भी जो कुल मिला के किया जाता है। और ये एक प्रकार से जापान में जीवन शैली और संस्कृति का एक हमें अभिन्न अंग जो हमें देखने को मिलता है। सॉरी, मैंने वाइन बोला था, वो एक्चुअली में गलती से निकल गया। वाइन नहीं, मतलब एक तरह से पेय है ये, जिसको मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये पिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें तो सेकंड टॉपिक है निकोबारी होदी शिल्प। देखो, मैंने इसके लिए गूगल में काफ़ी ज़्यादा मैंने फ़ोटो भी पिक्चर क्लिक्स करी, देखी, पर मुझे मिला नहीं।
तो जिसके कारण मैं ये इसकी फ़ोटो नहीं डाल पाया। तो इसमें ये पता चलता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने आवेदन किया है, जिसमें निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक टैग की मांग की गई है। मतलब आवेदन क्या है, और ये अपने आप में पहला एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे पहला आवेदन हो रहा है जिसमें किसी उत्पाद के लिए टैग की जो है कुल मिलाकर मांग करी जा रही है। ठीक है। इससे पहले सरकार ने मिथिला मखाना को भी जी टैग, यानी जो मिथिला मखाना है इसका ध्यान रखिएगा, ये अंडमान निकोबार में, तो ये भी एक पीटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है को मतलब दिया गया है। अभी यहाँ पर जो ये निकोबारी होती है इसको जो है आप ये बोल सकते हो कि मतलब कि यहाँ पे फॉर्म भरा गया है इसका। ठीक है। निकोबारी होदी फिर क्या है? देखो, होदी जो है निकोबारी, देखो जो होदी है वो निकोबारी जनजातियों का पारंपरिक शिल्प है। निकोबारियों को होदी बनाने के लिए तकनीक, कौशल और अपने पूर्वजों से विरासत में मिले स्वदेशी ज्ञान पर ये कुल मिलाकर आधारित होती है। होदी को या तो स्थानीय रूप से या आसपास के द्वीपों पर उपलब्ध पेड़ों से बनाया जाता है, और इसका डिजाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ा भिन्न होता है। यानी कि आप मान के चलें अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनमें होदी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि शेप्स में और साइज में हो सकती हैं, हम ये नहीं बोलेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में हमें जो है देखने को मिल सकती है। फिर इसके बाद क्या, कि एक बात आप ये याद रखिए कि ध्यान में रखे जाने वाले विचारों में जो तैयार डोंगे की लंबाई शामिल है, जो उसकी चौड़ाई 12 गुना होनी चाहिए, जबकि पेड़ के तने की लंबाई इस चौड़ाई का करीब 15 गुना होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर इसका जो डायमेंशन कुछ इस तरह से होगी। आपने देखा नीचे से ऐसे होके, जैसे आपने कप देखा है, कुछ इसी तरह से मतलब कि बनाई जाएगी। और होदी का उपयोग लोगों और सामानों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप में ले जाने, नारियल भेजने, मछली पकड़ने आदि उद्देश्य के लिए जो है किया, जो है कुल मिलाकर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद जीआई टैग के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। जीआई टैग एक संकेतक होता है जिसका उपयोग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के से उत्पन्न होने वाली विशेष वस्तुओं वाले सामानों को पहचान रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बासमती। बासमती बेसिकली अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान भी बासमती राइस का यूज़ करता है, कि वो भी बासमती के सोर्स से लेके करता है। तो लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के अलग-अलग बासमती की चावल के नाम से जाना जाता है। तो इसी की वजह से ये कहीं न कहीं एक रीज़न को अगर हम बात करें तो उसको जो है यहाँ पे करता है। तो वस्तु और भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 यानी 1999 में भारत में वस्तु से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का ये प्रयास करता है, और ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा यानी कि ट्रिप्स के अंडर कुल मिला के ये पहलुओं का एक तरह से हिस्सा जो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो पेरिस का जो कन्वेंशन हुआ था उसके अनुच्छेद 1 और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया कि यह भी कहा गया कि औद्योगिक संपत्ति, भौगोलिक संकेतक का संरक्षण, बौद्धिक संपदा, ये आपको पता होगा, जब मैं आपको टिप्स कराऊंगा आपको पता होगा, तो उसके अंदर में सारा मैंने ऑटोमेटिक चीजें मैंने कंप्लीट कर रखी है, तो वहां पे मैं डिटेल में बता चुका हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा जो है मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प, औद्योगिक सम्मान के लिए मतलब सम्मान के लिए दिया जाता है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण जो है 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यानी कि आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो 10 इयर्स का होता है। ठीक है। पेटेंट का 20 इयर्स का होता है। ठीक है, ध्यान रखिए कॉपीराइट का भी जो है 20 इयर्स का होता है, लेकिन जीआई टैग का सिर्फ 10 इयर्स ही जो है कुल मिलाकर दिया जाता है। तो उससे कीवर्ड्स नोट्स क्या बनेंगे? कीवर्ड्स ये बनेंगे कि निहोंशु जापानी शेक में चावल के कीवर्ड से बने एक विशेष मूल्यवान पेय है। निकोबारी होदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आवेदन से किया गया, और होदी निकोबार जनजाति का पारंपरिक शिल्प हमें जो है कुल मिलाकर देखना पड़ता है। तो ये इसका एक कीवर्ड, एक छोटा सा कीवर्ड नोट्स भी आपको जो है देखने को मिलेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय कुछ छुटपुट न्यूज भी निकल के आई, जैसे कि एक थोड़ा इसको सेट कर लें, ये ब्लैक आ गया है, एक मिनट। हाँ, देखिए अभी यहाँ पर ये हुआ कि अरीना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी, देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन ये है इसके पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ऊर्जा से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई चीज नवीनीकरण ऊर्जा को लेके बात करी जा रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बात करी जा रही है, तो जिसके कारण ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो जाता है। तो इसमें ये पता चलता है दोस्तों कि यह एक, देखो एरिना है क्या भाई, पहली बात आपको ये याद रखना है कि ये अंत सरकारी पैनल है। तो आप जो हेडिंग बनाएंगे बस एरिना लिखें। अब देखो यार एक एक लाइन के मैं कीवर्ड तो नहीं बनाने वाला इस पीपीटी के, तो इसमें आपने क्या करना है, अंत सरकारी ये लिख देना, अंत सरकारी संगठन है।
जिसकी आधिकारिक तौर पर स्थापना जो 2009 में बॉन जर्मनी में की गई। इसमें कुल इतने सदस्य हैं, सदस्य लिखना याद, लेकिन भारत भी इसका सदस्य है, यानी कि भारत इसके आगे इंक्लूड कर दो। इसका मुख्यालय जो अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। अमीरात मतलब जिसको आप बोलते हैं दुबई, जिसके लिए आप फेमस है। अगर आप इसके यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ध्यान रखिएगा, ओमान का बॉर्डर लगता है और सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर लगता है, कतर का बॉर्डर नहीं लगता। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ याद रखना है। मैपिंग में मैं साथ में करा दे रहा हूँ कि ताकि ये याद रखना कि एक तो ओमान का बॉर्डर लगता है और साथ में कहीं न कहीं सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लगता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो निकल के आई है, वो हमें ये निकल के आएगी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मतलब यहाँ पे ऐसे समझे आप मोटा-मोटा कि इसको आपको इंटरनेशनल लेबर लॉ के नाम से जाना जाता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि आईएलओ को यूएन के मतलब एजेंसी के रूप में जाना जाता है। भारत भी इसका सदस्य है। तो कितने सदस्य हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कहीं न कहीं भारत भी इसका सदस्य होता है, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों का एक मंच होता है। तो इसके अंदर 3 वर्ड आपने याद रखने हैं, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों का एक तरह से ये एक संगठन होता है, जिसमें कि नीतियों को लेके बात चर्चा करी जाती है और काफ़ी कुछ मतलब इसमें कार्यक्रम किया जाता है। एक भी चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें नोबेल शांति पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था 1969 में। 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में भी इसको जो स्थापित किया गया है। 1940 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशिष्ट एजेंसी बनी। उसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि वीपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में अगर मैं बोलूं, तो वीपो जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हैं, सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच के तौर पर प्रदान करता है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्वयं वित्त पोषित, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा कि ये स्वयं वित्त पोषित एजेंसी हमें जो है देखने को मिलती है। इसका उद्देश्य वही प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय आईपी प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना, जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मक को सक्षम बनाता है। और इनका जनादेश शासी निकाय और प्रकार वीपो कन्वेंशन निर्धारित की गई है। और वीपो जो है अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं 1967 में इसकी जो कुल मिलाकर स्थापना करी। ये छुटपुट है, ये इनको हम वन लाइनर फैक्ट्स कहते हैं, जो कहीं न कहीं हम बोलें तो ये कहीं न कहीं जो है हमारे आ सकते हैं।